बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना टॉपिक किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम। अब हम करेंगे वेव मोशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। जी, वेव मोशन। Wave plays an important role in our daily life. It is because the wave are the carrier of energy and information over large distances. Wave requires some oscillating and vibrating source. Here we demonstrate the production of and propagation of different waves with the help of vibratory motion of object. यानी अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने क्योंकि वाइब्रेशन से और सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है कि वेव कैसे क्रिएट हो रही है। वो उसको रिक्वायर्ड होता है एक वाइब्रेटिंग सोर्स या ऑसिलेटिंग सोर्स, यानी ऐसा सोर्स जो कि वाइब्रेशन करे और उसके बाद वेव क्रिएट हो। वेव क्या करेगी कि एनर्जी या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ जो आप मूव ऑन आगे करवाना चाह रहे हैं उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मूव ऑन करवा सकती है। अब यहाँ पर देखें एक्टिविटी 10.1। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इन टू द टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। यानी एक टब लें पानी का और उसमें अगर हम पेंसिल को एक साइड पर टब के रख के पानी के अंदर डिप करें अप एंड डाउन मोशन की शक्ल में, यानी वर्टिकली इस तरह से। यानी जैसे ये आप मेरे हाथ में पेंसिल है तो हम इसको ऊपर और नीचे इस तरह से डिप करें। The disturbance in the form of ripples प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स, यानी जो डिस्टर्बेंस है वो रिपल्स होगी और उसके बाद क्या होगी कि आपकी वेव्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। वाटर जो है उसमें वेव्स आ जाएंगी, लहरें आ जाएंगी। विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी जो सोर्स से दूर जा रही होगी। Hence, the wave reaches to the small piece of a cork floating near the disturbance। यानी फिर हम क्या करेंगे कि टब के अंदर एक कॉर्क का पीस रखेंगे। आपको पता है वो लाइट वेटेड होता है और वो फ्लोट करता रहेगा। It moves up and down about its original position while the wave will travel outwards। यानी वेव मूव कर रही होगी लेकिन जैसे ही कॉर्क के पास पहुंचेगी तो वो कॉर्क को भी क्या करेगी, ऊपर और नीचे मूव करवाएगी और उसके पास से गुजर जाएगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉर्क इज ज़ीरो। कॉर्क का डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, कॉर्क ने कोई मूवमेंट नहीं की, यानी वो चलकर उसके साथ नहीं गया। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। यानी कॉर्क क्या करेगा, सिर्फ अपनी वाइब्रेटिंग मोशन जारी रखेगा ऊपर और नीचे। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि जो आपने वेव क्रिएट की है वो असल में क्या है, वाइब्रेटिंग सोर्स से पैदा हुई है और वाइब्रेटिंग मोशन है। ये एक्टिविटी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड की गई है। इस एक्टिविटी को भी देखते हैं हम। एक्टिविटी 10.2। टेक अ रोप और एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। यानी हमने एक रोप ले ली, उसके ऊपर पॉइंट पी हमने मार्क कर दिया। Tie one end of the rope with the support and stretch the rope by holding its other end in your hand। यानी हमने रोप को इधर बांधा और उसके दूसरे हाथ उसको अपने हाथ में उसका दूसरा सिरा ले लिया। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन। हमने फिर से क्या किया, रोप को अप एंड डाउन मूवमेंट दी। रेगुलरली विल द सेटअप ऑफ वेव इन द रोप विच विल ट्रेवल टूवर्ड्स द फिक्स एंड। यानी हम इसको बार बार मोशन देंगे ताकि एक वेव बन सके, जैसे ये है ऊपर नीचे। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा है द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज शोन वेव पासिस अक्रॉस इट। यानी पॉइंट पी नहीं आगे जाएगा, बस वो पॉइंट पी हमें शो क्या होगा कि कभी वो ऊपर चला जाता है जैसे ये है और कभी वो नीचे चला जाता है। तो आपकी वेव क्या कर रही है, लेकिन वो वेव क्या कर रही है कि आगे पास ऑन हो गई है, वेव आगे चली गई। वाइब्रेशन तो ये है ना कि आप एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करें, तो ये वाइब्रेशन, ये पॉइंट जो है, ये कॉर्क जो है सिर्फ वाइब्रेशन को शो कर रहा है। वेव असल में क्या कर रही है कि मूव ऑन करके आगे को जा रही है।
द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जैसे अगर आप देखें तो मैं अगर पॉइंट पी की डायरेक्शन ड्रॉ करूं यहाँ से, तो ये एरो भी बना हुआ है, अगर मैं इसको स्ट्रेटली ऐसे ड्रॉ करूं और वेव की जो मोशन है उसको अगर ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने यही कहा है कि द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ठीक है, फ्रॉम द अबव सिंपल एक्टिविटीज वी कैन डिफाइंड एज, यानी एक्टिविटीज ऊपर जो दी गई हैं हम उससे ये डेफिनेशन निकाल सकते हैं। द वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वेव की डेफिनेशन इन दोनों से अगर आप देखें, इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, हमने वेव क्रिएट की और उस वेव ने क्या किया कि जो अंदर मीडियम, जो भी हमने पार्टिकल अंदर या जो भी पॉइंट हमने रखा हुआ था वो ऑब्जेक्ट या वो पॉइंट उनको उसने ऊपर और नीचे वाइब्रेटिंग मोशन करवाई मीन पोजीशन के लिए। इसका मतलब है कि वेव खुद वाइब्रेशन के ज़रिए पैदा तो हो रही है, लेकिन वो सिर्फ चीज़ पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रही है और आगे मूव ऑन कर जाती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेव क्या है कि मीडियम के अंदर, यानी कोई भी मीडियम आप ले रहे हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस है जो कि क्या करती है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेटिंग मोशन दे देती है अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी उन पार्टिकल्स के ही मीन पोजीशन एंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर ये बात बता दूं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम करने से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल बन जाती है। इसके बाद है देयर इज़ द टू कैटेगरीज ऑफ द वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस बहुत छोटा सा है। द मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। Electromagnetic waves which do not requires any medium for their propagation is called electromagnetic wave। कहने को ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये इसका इन दोनों की प्रोपोगेशन के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। यानी मैकेनिकल वेव्स वैसे प्रोपोगेशन करेंगी ही नहीं जब तक कि उसमें मीडियम ना हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनके लिए आसानी है कि ये मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर लेती हैं, प्रोपोगेशन हो जाती है इनकी। जी, एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स की क्या है, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। वाटर वेव्स और साउंड वेव्स जो हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स में आती हैं। उसकी वजह यह है कि वाटर, अगर आप साउंड वेव्स को देखें तो हम ये अक्सर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आपने भी पढ़ा होगा कि साउंड जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता, स्पेस में से ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी जहाँ पर कोई मीडियम मौजूद ना हो। इसका मतलब है ये कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर आप देखें तो सब लाइट हमारे पास सन से आती है, हीट हमारे पास सन से आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, टीवी, हीट एंड लाइट वेव्स। अच्छा, रेडियो वेव्स यानी एफएम रेडियो वगैरह जो आप सुनते हैं, अगर उसमें भी देखें तो हम लोग उसको कोई वायर तो अटैच की नहीं होती है, हमें वो वैसे ही सिग्नल्स रिसीव होते हैं। इसी तरह टेलीविज़न वेव्स जो हैं इनमें भी अगर आप देखें तो इनका भी यही है। टेलीविज़न इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपके वीडियो सिग्नल्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनके ये कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आगे टॉपिक है टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। Depending upon the direction of displacement of the medium with respect to the direction of propagation of the wave itself, the mechanical wave may be classified as the longitudinal waves and transverse waves. जी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर अगर देखें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी मीडियम की डायरेक्शन क्या है, यानी मीडियम की वाइब्रेटिंग डायरेक्शन क्या है और वेव की डायरेक्शन क्या है। अगर ये वेव की डायरेक्शन है और ये आपके मीडियम्स की डायरेक्शन है, वाइब्रेटिंग डायरेक्शन, ठीक है,
वाइब्रेटिंग डायरेक्शन। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और ये आपकी ट्रांसफर वेव्स है। अब यहाँ पर देखें, अगर तो वेव आपकी मूव ऑन कर रही है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, और आपके मीडियम की जो डायरेक्शन है उसके पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन आगे पीछे हो, यानी इसके हॉरिजॉन्टल ही हो, तो उसके साथ यानी इसके अलॉन्ग हो जाए, या अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में है मूवमेंट वेव की और आपके पार्टिकल्स भी आगे और पीछे वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करें, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और अगर वो वेव्स जो कि मूव ऑन कर रही हैं हॉरिजॉन्टली लेकिन उनके पार्टिकल्स की डायरेक्शन अप एंड डाउन हो, यानी वर्टिकल हो, या वेव जो है वो वर्टिकल हो, मूवमेंट कर रही हो, और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हो आप आगे और पीछे की, तो तब इस वक्त क्या हो जाएगी, ट्रांसफर वेव्स, यानी ये परपेंडिकुलर मोशन में हो जाएगी और ये पैरेलल्स में। तो इसी चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है कि डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम की डायरेक्शन क्या, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन दोनों को देखते हुए दो टाइप्स की गई हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। अच्छा, यहाँ मीडियम की बात की गई है, इसका मतलब है कि ये मैकेनिकल वेव्स की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ लिखा भी हुआ है। द longitudinal waves can be produced on a spring slinky are placed on a smooth floor and or along a bench। यानी हमने एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर इस तरह से एक स्लिंकी को प्लेस कर दिया और उसको हमने एक साइड से अटैच कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद द रिजिड स्पॉट एंड होल्ड द अदर एंड इन टू योर हैंड। नाउ गिव द रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। यानी अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन जिस तरफ है स्लिंकी की, जिस तरफ को अटैच किया गया, हमने उस साइड को उसके अंदर पुल एंड पुश करना है। अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक तैयार किया हुआ है, यानी हमने डायरेक्शन कौन सी देनी है, पुल एंड इसके बाद पुश। जी, पुल एंड पुश जब हम लोगों ने किया तो इसमें क्या हुआ कि किसी जगह पर ये प्रेस हो गया और किसी जगह पर ये जो है वो एक्सपेंड हो गया, यानी इसमें एक्सपेंशन आ गया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसी तरह से पहले उन्होंने कहा कि इन रेस्ट पोजीशन है, फिर जब हमने उसको पुश किया उसकी वजह से आपकी वेव ने मूव करना शुरू किया, और जब आपने पुल किया तो उस वक्त भी क्या होगा, एक्सपेंशन क्रिएट होगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। इसके अंदर फिर दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। A series of disturbance in the form of wave will start moving along the length of slinky। यानी एक सीरीज शुरू हो जाएगी जो कि वेव के अलोंग मूवमेंट कर रही होगी। Such a wave consists of regions called compression, where the loops of the spring is close together, alternating with the regions called refraction या expansions। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं कि कंप्रेशन क्या है, और उसके बाद उसने कहा है कि रेयरफेक्शन क्या है। वेयर द लूप्स स्पेस्ड अपार्ट, यानी जहाँ पर लूप्स जो होंगी वो क्या होंगी, दूर होंगी। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, वाइल इन द रीजन ऑफ रेफेक्शन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। यानी जो आपके रीजन हैं कंप्रेशन के, अगर वहाँ पर आप देखें तो स्प्रिंग करीब करीब है, स्लिंकी के लूप्स करीब करीब है, और अगर आप रेयरफेक्शन में देखें तो आपके स्लिंकी के जो लूप्स हैं वो दूर दूर हैं। यहाँ पर भी मैंने अगर आपके लिए जो ड्रॉ की थी, अगर उसमें देखें तो इसमें एक कंप्रेशन ये है और एक कंप्रेशन ये है, और ये आपका रेयरफेक्शन है, ठीक है जी। The region of compression of the particles of the medium are closer together, while the region of rarefaction the particle of medium are spaced apart. The distance between the two consecutive compression is called wavelength। यानी अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात की गई, यानी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, वेव लेंथ।
ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे की डायरेक्शन में होता है। द मोशन ऑफ वेव्स सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द longitudinal waves of a particle of a mediums. In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. यानी longitudinal waves में क्या होगा कि आगे और पीछे की होगी, और कहाँ पर होगी, ये देखें, along का मीनिंग यानी उसी के पैरेलल में ही होगी या उस पर ओवरलैप करेंगी। We can produce the transfer waves with the help of slinky. Stretch out the slinky along a smooth floor with the one end fixed. Grabs the other end of the slinky and move it up and down quickly. यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने कहा था पुल एंड पुश, ये यानी आगे और पीछे सिर्फ हमने करना है। यहाँ पर हमें उसने कह दिया है कि आपने अप एंड डाउन मूवमेंट करवानी है, यानी ऊपर और नीचे। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप देखें तो ड्रॉ किया है कि अप एंड डाउन मूवमेंट करवाने से स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर इस तरह से मूव करेगा। ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा है a wave in the form of alternate crust and trough will start ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द फिक्स एंड। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर ये पिछली एक्टिविटी में भी देखा था कि जो अपर था उसको हम क्या कह रहे थे, क्रस्ट, और जो लोअर आपका लूप बनता था उसको हम क्या कह रहे थे, ट्रफ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में एक वेव बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद the crust are the highest point while the troughs are the lowest point of the particle of medium from its mean position. The distance between the two consecutive crust and trough. अच्छा, यहाँ पर crust और trough की definition दे दी गई है। crust क्या है, highest point, और trough क्या है, lowest point of the, यानी आप इसको complete definition आगे इसी लाइन को यहाँ points के आगे लिख के तो complete कर सकते हैं। The distance between the two consecutive crust and troughs are called wavelength, and the crust and trough move perpendicularly in the direction of wave. यानी आपकी, मैंने अभी जैसे ये ड्रॉ किया था, इसमें अगर आप दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ को देखते हैं तो ये दोनों क्या हैं, ये वेवलेंथ हैं। ये क्या है आपकी वेवलेंथ। और अगर आप यहाँ से इसके देखें मोशन, या वेव की मोशन आगे की तरफ है लेकिन इसकी मोशन इस तरह से ऊपर और नीचे है, यानी ये इसके साथ अगर एंगल बनाएगी तो कौन सा बनाएगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इसी चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है। देयरफॉर द ट्रांसफर वेव्स कैन बी डिफाइंड एज, in case of transfer waves the vibrating motion of a particle of a medium is perpendicular to the direction of propagation of waves on the surface of water and light waves are called transfer waves। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बात की गई है कि आपकी वाटर एंड लाइट वेव्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट वेव्स का जिक्र तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो द वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स, यानी यहाँ लाइट वेव्स का अगर जिक्र किया गया है तो ये अल्लाह ताला ने लाइट को क्वालिटी दी है कि वो मूव ऑन कर सकती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी और ट्रांसफर वेव्स में भी, ट्रांसफर वेव्स में भी, और उसके अलावा आपके मैकेनिकल वेव्स के अलावा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में भी। फिर ही तो वो हम तक यहाँ इतनी दूर स्पेस को से आकर ज़मीन पर पहुँचती है। ये आपका यहाँ से टॉपिक ये कंप्लीट होता है। इसके लिए एक वर्कशीट यहाँ पर मौजूद है जी। सबसे पहले यहाँ कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ एंड यूज बाय यूजिंग द नेम एंड डेफिनेशंस, वेव्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले आपने वेव की डेफिनेशन बतानी है, उसकी बेसिक टाइप्स जो हैं।
फिर मैकेनिकल वेव्स की आगे जो 2 टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक डायग्राम है बनाई गई, और हमने इस डायग्राम को लेबल करना है। सबसे पहले वेव का नेम, उसके बाद उस वेव को आप लोगों ने इस तरह से उसके डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, और फिर उसका डिफरेंस बताना है। ये वर्कशीट्स या ये इस तरह से आपको शो करने का मकसद ये है कि जो बच्चे घर में पढ़े हैं वो इस तरह से अपने टॉपिक्स को याद भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनका डिफरेंस जब आता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसमें क्या डिफरेंस लिखें, तो डिफरेंस में डेफिनेशन लिखी जा सकती है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया जा सकता है, और दोनों की वेवलेंथ क्या होती है। इसमें अगर देखें तो 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इसके होते हैं वेवलेंथ, और इसमें 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन को सिर्फ यूज़ किया जाता है। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमने इनका रिलेशन बताना है। अब वो कैसे हम बताएंगे ज़रा देख लेते हैं। The wave is the disturbance of a medium which travel from one place to another place, hence has the specific velocity of traveling. वेव क्या है? असल में एक आपका पार्टिकल है जो कि डिस्टर्बेंस है, जो कि मीडियम में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। 9th क्लास में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। If the time taken by the wave of a moving point to another is equal to the time period, यानी हमने पढ़ा था कि जब एक वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट होती है तो वो क्या होता है, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज इक्वल टू द वेव लेंथ, यानी जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि एक कंसेक्टिव के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है ये आपकी क्या है, वेव लेंथ। यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था, यानी हम पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक अगर मूव कर रहा है, या वेव यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया, वेवलेंथ। इसी अगर फार्मूले को यूज़ किया जाए, या v इज इक्वल टू डी ओवर टी, और हमने d क्या लिया है, वेवलेंथ, और t क्या लिया है, टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर हमने पीछे पढ़ा था ये टॉपिक में, अगर आप देखें यहाँ F इज इक्वल टू 1/t, अगर हम इसको इस फॉर्म में राइट कर देते हैं, v वेवलेंथ मल्टीप्लाई 1/t, तो ये 1/t हम जो है उसको अगर रिप्लेस कर दें F के साथ, यहाँ पर देखें तो हमने उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ एक चीज़ लिखी है, बट द टाइम पीरियड t इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये इस तरह भी है और ये इस फॉर्म में भी है, f हमने ये भी पढ़ा है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए ये चीज़ बनाई गई है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो रेसिप्रोकल ऑफ f अगर है तो हम लिख सकते हैं कि 1/t की जगह क्या आ सकता है, सिंपल f आ सकता है, ठीक है। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा f, 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f। इक्वेशन 10.5 इज ट्रू बोथ फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों के लिए होगी ट्रू। उसकी वजह ये है कि दोनों में वेवलेंथ मौजूद है और दोनों ही क्या कर रही हैं, हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है मीडियम में मीन पोजीशन के इर्द, और टाइम पीरियड तो फिर दोनों में ही मौजूद होगा। यानी ये जो रिलेशन यहाँ प्रूव किया गया है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वो हम लोग ट्रू है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी और ट्रांसफर वेव्स के लिए भी। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आप इस तरह भी इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली है वो भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट के जैसे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या जैसे भी हमें क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है बेटा। ये आपका यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। रिपल टैंक वाला जो टॉपिक है ये एक्सक्लूड कर दिया गया हुआ है स्मार्ट सिलेबस से। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी थियरी आज मैंने कंप्लीट करवा दी है।
थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।